नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज मैं केवी का संस्कृत का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको दिखाने वाली हूँ कि पेपर कैसा आता है। और संस्कृत के पेपर के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको शायद कहीं भी ये पेपर ना मिले, क्योंकि ये पेपर जो है आपके वो बच्चों को दिए नहीं जाते हैं। बाकी पेपर्स आपको हो सकता है प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास मिल जाए, बट संस्कृत का पेपर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि कैसा आता है, बिकॉज कहीं से आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। एग्ज़ाम में बच्चे इसी में ही आंसर लिखते हैं एंड देन यू हैव टू सबमिट। तो बच्चों के पास जनरली नहीं होता है। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको पेपर आपका कैसे आता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलिए, तो ये आपका PD1 का पेपर है। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट पेज। सबसे पहले आपका एक अपठित बोधनम, एक अपठित गद्यांश आता है। मैं पढ़ देती हूँ। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तराणि लिखत, मतलब इन प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। 6th क्लास के बच्चों को संस्कृत में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिल्कुल नई लैंग्वेज है। आपको कई बार जो मेन वर्ड्स नहीं पता होते, इसकी ग्रामर नहीं पता होती है। तो देखिए, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी समझाने की, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अपठित गद्यांश सबसे आसान है, आपको सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा बहुत समझना है, और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं जनरली उनके आंसर्स डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। बहुत टफ पेपर नहीं आता है संस्कृत का, बहुत इजी पेपर आता है। तो देखिए, अपठित गद्यांश क्या है। अस्माकम जन्मभूमि भारत देश अस्ति, हमारा जो जन्मभूमि है वो भारत देश है। अस्ति मतलब है होता है। अयम भारत देश अति रमणीय समृद्धम च अस्ति, हमारा जो भारत देश है वो बहुत ज़्यादा रमणीय, सुंदर और समृद्ध है। च जब आता है संस्कृत में वो शब्द के बाद लिखा जाता है, लेकिन आप उसको पहले पढ़ेंगे, रमणीय और समृद्ध। अस्य सुजला सुफला सस्य श्यामला भूमि सर्वेषां मनासीन आनंद अस्ति, इसकी जो सुजल सुफल और शस्य श्यामलाम आपका जो वंदे मातरम में भी यूज़ होता है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, आपने पढ़ा होगा। तो इसकी जो वो भूमि है वो सबके मन को आनंदित करती है। भारत देश में गंगा यमुना आद्य, गंगा यमुना नदियाँ प्रवहंती, ये नदियाँ बहती है। प्रवाह करना मतलब बहना। अस्य उत्तरस्याया, इसके उत्तर में, उत्तर दिशि हिमालय शोभते, इसके उत्तर दिशा में हिमालय सुशोभित है। अत्र मतलब होता है यहाँ। अत्र भारते वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु च क्रमशः षट ऋतुः आगच्छति, यहाँ आगच्छन्ति आपका जो थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है आपका बहुवचन में इस्तेमाल होता है। अंति जिसके पीछे लग गया मतलब वो बहुवचन है आपका। तो देखिए, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर आपको ऋतुएं बताई हुई। सबसे पहले बसंत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ओके, सभी ऋतुएं आपको पता होगी। तो बसंत ऋतु आपकी जो स्प्रिंग सीज़न होता है, ग्रीष्म तो आपको पता है समर, वर्षा मानसून सीज़न, शरद आपका ऑटम होता है, हेमंत प्री विंटर बोलते हैं हम इसको, और शिशिर विंटर सीज़न। ओके, तो ये 6 ऋतुएं यहाँ पर आती है। आगच्छ मतलब आना, गच्छ मतलब आना होता है। अब है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए एक वाक्य में। आपके पहला प्रश्न है, अस्माकम जन्मभूमि कः अस्ति, हमारी जन्मभूमि क्या है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख देंगे। मैंने कहा था डायरेक्ट आपको जो अपठित गद्यांश है उसमें से उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला उत्तर है आपका, अस्माकम जन्मभूमि भारत देश अस्ति, हमारी जन्मभूमि क की जगह आ जाएगा भारत देश है। अगला प्रश्न है, अयम भारत देश कीदृश अस्ति, कीदृश मतलब कैसा, हमारा भारत देश कैसा है। तो यहाँ ये इसका आंसर है, अयम भारत देश अति रमणीय समृद्ध च अस्ति, हमारा जो भारत देश है वो बहुत रमणीय, सुंदर और समृद्ध है। ये सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट इज एक वाक्येन उत्तरतः, अत्र भारते कति ऋतुः क्रमशः आगच्छन्ति, हमारी भारत में कितनी ऋतुएं क्रमशः, कौन कौन सी ऋतुएं आती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। आप वर्ड्स भी देख सकते हैं, अत्र भारते ऋतु आ रहा है और आगच्छन्ति आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अत्र उत्तर दिशाया दिशि कः शोभते, इसके उत्तर दिशा में क्या चीज़ शोभित है। तो देखिए, उत्तर दिशाया दिशि दिशि हिमालय शोभते, हिमालय सुशोभित है इसके उत्तर दिशा में, तो ये आप इसके यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज, भारत देश है इतस्य डैश लिंग भवती, भारत देश जो है ये कौन सा लिंग है। तो आई थिंक इंडिया जो है उसके लिए हम इंग्लिश में आपने देखा होगा शी यूज़ करते हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। ओके,
नेक्स्ट प्रवहन्ति इतस्य भवति। प्रवहन्ति कौन सा वचन है? तो मैंने कहा था आपको, देखिए जिस भी शब्द के पीछे तह लगता है, दो विसर्ग लगे, जिस भी आपकी वर्ब के पीछे, वो एक वचन होता है। जिसके पे दो मात्रा लग जाए तव, वो द्विवचन होता है। जिस पे अंति लगे, आधा ना और ती आ रहा हो, वो आपका बहुवचन होता है। तो प्रवतः, प्रवतौ, प्रवहन्ति, ये आपके तीन वचन चलते हैं। यहाँ पर प्रवहन्ति लिखा है तो ये आपका बहुवचन होगा। आंसर विल बी बहुवचन। ओके। जैसे आपके हिंदी इंग्लिश में दो वचन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, और हिंदी में एक वचन बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। दो के लिए वहाँ पर अलग रूल है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा, आपको कुछ पिक्चर्स दी रहेगी और हो सकता है उनको आपको डायरेक्ट नाम लिखने के लिए बोला जाए, या फिर ऊपर मंजूषा, मंजूषा होती है टेबल, तो ये टेबल से देख के आपको फिल करना हो। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, मंजूषात उचित पदानि चित्वा, मंजूषा से उचित पद चुनकर चित्राणाम नामानि संस्कृतेन लिखा, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखो। सबसे पहले आपको माचिस दी हुई है। माचिस को हम लोग कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चलिए पहले दूसरे भर लेते हैं बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। या तो आप इसको उत्पीड़िका कहते होंगे या फिर अग्रपेटिका। आई थिंक अग्रपेटिका, अग्निपेटिका इज अग्रिपेटिका। येस, दिस इज़ करेक्ट। ये है आपकी अग्रिपेटिका। ध्यान रखना आप, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा, आपको पिक्चर देख के नाम पूछ सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज अग्रि, मतलब आग एक तरीके से पेटिका। ओके, नेक्स्ट इज साइकिल। साइकिल को हम बोलते हैं द्विचक्रिका, क्योंकि इसमें दो पहिए होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर आप द्विचक्रिका लिख देंगे इस ब्लैंक में। नेक्स्ट है हाथी। हाथी को हम बोलते हैं गज, गजह, तो इसके लिए आप गजह लिख देंगे। नेक्स्ट कौवा। कौवा को बोलते हैं काकह, तो आप यहाँ पर काकह लिख देंगे। नेक्स्ट इज आम। आम को हम बोलते हैं आम्रह, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वेट, आम को बोलते हैं हम आम्रफलम, आम का फल, तो यहाँ पर आप आम्रफलम लिख देंगे। नेक्स्ट इज, फिर से कौवा आ गया है, तो अग्रपेटिका। उत्पीड़िका, आई थिंक ये उत्पीड़िका मतलब मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका मतलब मुझे नहीं पता है संस्कृत में कि इसको क्या कहते हैं, और आई थिंक ये उत्पीड़िका ही होगी, क्योंकि वैसे ये दोनों ही कौवे ही लग रहे हैं मुझे, तो दोनों काके ही है ये। आई थिंक कोई मिस्टेक है इस क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पर शायद से इन्हें कुछ और देना होगा, पर आप ढूंढ के ये बताएंगे मुझे कि उत्पीड़िका को आपकी ज़रूर संस्कृत की किताब में दिया होगा, फर्स्ट PT1 में जितना सिलेबस है आपका, इसलिए ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो उत्पीड़िका मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। थोड़ा बहुत मुझे भी सीखने को मिलना चाहिए ना आप लोगों से। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अधोलिखितान, नीचे लिखे हुए शब्दान, शब्दों से आधृत सार्थकानी वाक्यानि रचित, इनको जोड़कर आपस में मिलान करके आपको एक सार्थक वाक्य बनाना है। सिंहो, सिंह यानी कि शेर जो होता है वो क्या करता है, सिंहो नृत्यति, शेर नाचता नहीं है, गरजत है, शेर क्या करता है वो गरजता है, गर्जना करता है। गजा, जो हाथी आपका, वो क्या करता है, चलंती, वो चलते हैं हाथी। मयूरा, मोर क्या करते हैं, वो नाचते हैं, सो नृत्यति। गायिका, गायक क्या करते हैं, गाएंगे, सो गायति। कोकिला, कोकिला क्या करेंगी, कूजता है, वो कूज करना बोलते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है। कोयल बोलते हैं ना, कोयल कू कू की आवाज़ जो निकालती है, तो संस्कृत में उसको कूजता है बोलते हैं। ओके, सो ये आप मिलान कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिख भी देंगे, जैसे आपने लिखा कोकिले कूजती, तो यहाँ पर आप सेंटेंस बना के लिखेंगे इन दोनों को मैच करके। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अनुपयुक्त व्याकरण। अब आपका व्याकरण है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदय कोष्ठके लिखत, वर्ण को संयोजन करके, संयोजन करना मतलब होता है जोड़ना, आपको संयोजन करके कोष्ठक में लिखना है। जैसे क अ, देखिए संस्कृत में अगर आप हिंदी में ब लिखते हैं तो संस्कृत में, बल्कि हिंदी में भी माना जाता है ये आधा ब और अ, इन दोनों का मिश्रण है। तो जब आप इनको अलग, कई बार अलग करने के लिए भी आ जाता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स औ, तो यानी कि सा पे जो मात्रा है ये सा के ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा सौ। च ई, तो सा पे, च पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, क आ, तो का, तो ये हो जाएगा शौचिका। नेक्स्ट इज घ अ, तो आधा घ और आ बन के ये घ बनाएगा पूरा। ओके, ट ई, तो टा पे छोटी ई की मात्रा आएगी, क आ, तो का पे आ की मात्रा आएगी, तो इट विल बी घटिका, घड़े को कहते हैं। नेक्स्ट इज
म आ, तो म पे आ की मात्रा आ जाएगी, प ई तो प पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, क आ तो क पे आ करना जाएगा, मापिका जिससे आप नापते हैं। नेक्स्ट इज ऊ, ऊ द देखिए आधा है, आगे आपको या दे दिया है तो द को आप आधा ही लिखेंगे, जब तक पीछे या ना लगे तब तक शब्द पूरा नहीं होता है संस्कृत में। या आ तो या पे आ की मात्रा आ गई, न अ तो न पूरा हो गया आपका, म तो ये हो गया उद्यानम, बगीचे को बोलते हैं। ओके, इस तरीके से आपको संयोजित करना है शब्दों को। अगला प्रश्न है, अब आपको देखिए वर्णाम पदानाम वर्ण है, विच्छेदम कुरुतः, अब इनको विच्छेद करना है, आपको तोड़ के लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पुस्तकम आप आधा प लिखेंगे, हमेशा वर्ण आपका आधा लिखा जाता है उसमें जब तक कोई स्वर ना जुड़ जाए। तो प में ऊ की मात्रा है तो आप यहाँ पर ऊ लिख देंगे, छोटा ऊ है। आधा स है तो स को आधा ही रहने दीजिए, अ मत लगाइए उसके पीछे। नेक्स्ट है त पूरा है तो त आधा लिखेंगे प्लस अ, तब ये पूरा त होगा। नेक्स्ट इज क पूरा है तो पहले क लिखेंगे आधा फिर अ, देन माँ आपका आधा है तो माँ आधा ही रहने दीजिए। समझ रहे हैं आप, जब तक स अगर आपका आधा है तो आपने आधा ही रहने दिया, उसके पीछे अ नहीं लगाया। और यहाँ पर आप देखिए त आपका पूरा है पुस्तकम में तो आपने आधा त और अ लिखा। इसको कोई भी पूरा शब्द लिखने के लिए, पूरा वर्ण अक्षर लिखने के लिए हमेशा उसको पहले आधा प्लस अ लिखना होता है, या फिर उसके ऊपर कोई मात्रा हो। जैसे प पे ऊ की मात्रा है आपकी तो आप उसको प अ ऊ नहीं लिखेंगे, आप सीधा प और उसके पीछे क्या स्वर आया है उसको उस तरीके से लिखेंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जैसे वातायनम, तो व आधा प्लस आ प्लस त आधा प्लस आ प्लस य आधा प्लस अ, ये वाला आ नहीं, मात्रा नहीं। फिर न पूरा है तो न को पूरा बनाने के लिए न प्लस आ एंड देन म। ओके, तो इस तरीके से वा ता य नम लिखा जाएगा आपका। नेक्स्ट है उपनेत्रम, तो उपनेत्रम में कैसे करेंगे आप, ऊ वर्णों को हम लोग आधा नहीं लिखते हैं, आप ऊ के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, ऊ को आधा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प, तो प के नीचे हलंत आएगा, प आधा होगा, फिर अ आएगा, फिर न आधा होगा, फिर अ आएगा, सॉरी नॉट अ, ना के ऊपर एक ही मात्रा है तो ए आएगा, फिर त्र आधा, फिर अ देन म, ये हो जाएगा उप नेत्रम। ओके, मयूरा म आधा फिर अ देन य आधा फिर ऊ, बड़ा ऊ क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है य पर, र एंड देन अ, म यू मयूरहा। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बालक बालकौ बालकः, बालक या फिर देव, इनमें से किसी एक शब्द की आपको जो ये आप क्या बोलते हैं इनको, शब्द की जो विभक्तियाँ होती है अलग अलग, आपको इनको भी याद करना पड़ता है। तो एक किसी एक की कर लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो इसको देखिए, बालक बालकौ बालका, शुनकः शुनकौ शुनकहा, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन में चलते हैं इनके शब्दों के लिए। मयूर मयूरौ मयूरहा, समझ रहे हैं ना आप क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज डैश डैश मृगः, तो ज़रूर मृगः होगा, मृगः मृगौ एंड देन मृगहा। ओके, डैश मकरौ डैश, मकर मगरमच्छ को बोलते हैं, सो मकरह मकरौ हो गया आपका एंड देन मकरहा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पठित अवबोधनम, पढ़ा हुआ कुछ याद करो। अधोलिखित पद्यांश पठित व प्रश्नान उत्तराणि लिखत, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। वने वने निवसंतो वृक्षा, वन वन निवास करते हैं वृक्ष, वनम वनम रचयंती वृक्षा, और वनों को वृक्ष ही रचते हैं, बनाते हैं। शाखा दोलासिना विहगा, शाखा पर जो है विहग जिनको आप पक्षी बोलते हैं वो निवास करते हैं। ते कमपि कूजंती वृक्षा, और उन्हीं के उससे जो वृक्ष है वो कूजते हैं उनकी आवाज़ से। पिबंती पवनम जलनम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा, पिबंती पवनम, पवन जल और संततम, पिबंती आई डोंट नो, साधु जना इव सर्वे वृक्षा।
ओके, अब इन 2 लाइन का मतलब मुझे नहीं पता, मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है। आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, फिर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। पिबंती मतलब तो पीना होता है, पवन, हवा, जल। ओके ओके, समझ गई, ठीक है। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, चलिए पवन हम हवा को बोलते हैं, जल संततः मतलब कॉन्टीन्यूसली वो जल और पवन को पीते रहते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, साधु जन के जैसे है वृक्ष, आई थिंक ये होगा इसका मतलब। नेक्स्ट इज वृक्षा किम किम रचयंती, वृक्षा किन चीज़ को रचते हैं, तो ये आपको दिया हुआ है, देखिए इसको लिख दीजिए, वनम, वनों को वृक्ष रचते हैं। के इव सर्वे वृक्षा, तो ये है साधु जना इव सर्वे वृक्षा। आपको संस्कृत में सबसे अच्छी बात ये है कि आप शब्द पढ़िए, उसको पैराग्राफ में ढूंढिए, एज इट इज़ आपको उसको लिख दीजिए, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज विहग कुत्र आसीना, विहग जो हैं, जो आपके पक्षी है, वो कहाँ पर आसित होते हैं, कहाँ पर रहते हैं। सो विहगा ये दिया हुआ है आपको, ये रहा, ये रहा। शाखा दोल आसीना वृक्ष, उनकी जो शाखाएं हैं पेड़ों की, उनके ऊपर रहते हैं, तो ये आप इसके आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट इज पिबंती इति क्रियापदम, पिबंती में कौन सा क्रियापद है, मैंने कहा था जब भी शब्द आपका अंति से एंड होता है, ख़त्म होता है, तब हमेशा बहुवचन होता है, तो इसमें बहुवचन है। विहगा शब्द से कह अर्थ, विहगा शब्द का क्या अर्थ है, तो विहगा शब्द का अर्थ है पक्षी। ओके, नेक्स्ट इज कोष्ठकात उचितम शब्द चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अहम या फिर वयम, लिखामी, देखिए मैं लिखता हूँ, लिखामी, लिखामी, लिखावे, लिखामे, लिखामी आपका सिंगल एक वचन है और अहम आपका एक वचन है, तो एक वचन के शब्द के साथ एक वचन ही क्रिया इस्तेमाल होती है। अहम, आवाम, वयम, इस तरीके से म शब्द के रूप चलते हैं। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब, तो हम सब, और लिख के कैसे चलते हैं, लिखामी, लिखावे, लिखामे। तो अगर आपको वयम लिखना है तो आप लिखामे लिखेंगे, अगर आपने लिखामी लिखा है तो मतलब ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ ही आएगा, यहाँ पर अहम आएगा। और जो मैं बोल रही हूँ वो आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको वचन याद नहीं होंगे, शब्द के रूप याद नहीं होंगे, शब्द के रूप और क्रियापद के रूप। ओके, नेक्स्ट इज एतत, यह मेरा घर है, तो एतत आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये मेरा घर है, इसमें से आप, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन इसमें से आप देख लीजिए, ये मेरा घर है, तो सिंगल यूज़ होना है, सिंगल में आई थिंक मम यूज़ होता है, एतत मम गृहम। नेक्स्ट इज डैश पठसी, पठती, पठसी, पठसी एक वचन है, त्वम, इसमें त्वम आएगा क्योंकि तुम पढ़ते हो, त्वम, यूयम, युवाम, यूयम ये आपके तुम के रूप चलते हैं, तो यूयम आपका बहुवचन है, त्वम हमारा एक वचन है, त्वम। और पठसी, पढ़ते हैं, पठत, ये आपके पट के रूप चलते हैं, थर्ड पर्सन जो आपका उत्तम पुरुष होता है उसमें। नेक्स्ट इज डैश छात्रा वदंती, अब देखिए वदंती बहुवचन है, और इसमें क्या बहुवचन है, इसमें तौ आपका बहुवचन है, वे सब छात्र बोलते हैं, तो तौ छात्रा वदंती, वे सब छात्र बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपको तब तक क्लियर नहीं होगा, अगेन आई एम सेइंग, आप किसी भी शब्द के, बालक या देव शब्द के रूप याद कर लीजिए, आपको पता लगेगा कौन सा शब्द किस वचन का है, और किसी एक उसके क्रियापद के सारे जो लकार होते हैं हमारे, लिट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, उनके रूप याद कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार है, वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना करो। जैसे मयूरः नृत्यन्ति, ये आपका मयूरः नृत्यन्ति, ये गलत है, मयूरः नृत्यतः, नृत्यति, मयूर नाचते हैं, एक मोर नाचता है, मयूरा नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। यहाँ पर है छात्र लिखती, तो आप बहुवचन में क्या लिखेंगे, छात्राः, छात्र का बहुवचन छात्राः हो जाएगा, और लिखती का हो जाएगा लिखन्ति। ओके, बहुवचन में हमेशा अंति आता है, एक वचन में ती आता है। सिंह गर्जती, तो ये हो जाएगा सिंहा गर्जन्ति, बहुत सारे शेर गरजते हैं। नेक्स्ट इज वानरः क्रीडति, वानर खेलते हैं, क्रीड मतलब खेलना होता है, तो इसका बहुवचन होगा वानरः क्रीडन्ति, बहुत सारे वानर खेलते हैं। नेक्स्ट इज मयूरः नृत्यति, तो बहुत सारे मोर के लिए क्या आएगा, मयूरः, बहुत सारे मोर, नृत्यन्ति नाचते हैं।
ओके। सो इस तरीके से आप आपको एग्जाम्पल में भी दिया, बट एग्जाम्पल में उन्हें थोड़ी सी गलती कर दी, न नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, मयूर नृत्यति और इसका होता मयूना रहा नृत्यंती। तो देखिए आप कुछ संस्कृत को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि संस्कृत बहुत ईजी लैंग्वेज है अगर आपको समझ आ जाती है तो। जैसे आपने देखा कि जो सिंगल होता है, एक मयूर है एक बालक है, तो उसके पीछे बस 2 विसर्ग आएंगे, बालक है, वानर है ना। आकारांत में ऐसे ही चलते हैं, अकारांत पुल्लिंग में। और जब आपकी विभक्ति है, ये जो क्रिया है जिससे, जो वर्ब है आपकी, जिससे पता लगता है क्या काम हो रहा है, इसलिए हमेशा सिंगल के लिए ती आता है और बहुवचन में अंती आता है लास्ट में। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया। अब आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ सभी से ऑब्जर्व करते हुए चलिए। सो दैट्स ऑल, ये आपका पेपर था। उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।